स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किए थे। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर नंबर 1। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट्स बनाया होगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, नोट्स आपको प्रिपेयर करते रहना है, वीडियो देख के ही नोट्स बनाना है आपको और साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है। तो आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर देखा जाए तो लेक्चर 2 ही से ही स्टार्ट होता है चैप्टर। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं, है ना। जैसे हमारा अगर हमें अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है तो हम लोग बॉडी के हर एक पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे ब्रेन है, फिर हमारा लंग्स है, हैंड है, लेग्स है ना, सभी बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हम लोगों को आज की वीडियो में देखना है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें भी मैं आपको कहूँगा साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक या कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक और कमेंट भी करना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है और अच्छा करने के लिए हम लोग को इंस्पिरेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। देखिए, मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस लिख दिया, लेकिन अभी आपको फिलहाल डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड पहले एक चीज़ आपको बहुत जरूरी है जानना, वो है आपका एक खास तरह का बॉन्ड जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब तक आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इसे ही डेटिव बॉन्ड कहा जाता है, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको समझने में दिक्कत होगी। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। देखिए, हालांकि ये बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट का मतलब टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11 क्लास 11 में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा, बट मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए एक बार बता देता हूँ। देखिए, मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, है ना। मतलब 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2,5 होगा। ठीक, आपको पता होगा कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक खास तरह का कन्फिगरेशन में आने की कोशिश करता है जिसे कहा जाता है ऑक्टेट कन्फिगरेशन। अगर कोई एटम ऑक्टेट कन्फिगरेशन में है तो वो स्टेबल होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसके पास जितने भी सबसेल्स होते हैं वो सारे सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है। मतलब उसका जितना भी, मतलब उसके पास जितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, वो सारे कैपेसिटी में इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो वो अब एटम अपने आप को स्टेबल समझेगा। जैसे इंसान को, अगर इंसान के पास जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, सारे रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल कर दिया जाए तो आदमी भी अपने आप को स्टेबल फील करता है। उसी तरह से एटम भी अपने आप को स्टेबल तब फील करेगा जब इसके पास जितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, ये सारे कैपेसिटी जितने रखने की होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाए। तो नाइट्रोजन के सेकंड सेल में आपको पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, हाइड्रोजन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको लग रहा होगा सर हाइड्रोजन का क्या फायदा होगा इससे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। करना क्या है कि हाइड्रोजन के पास टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 3 हैं, तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दीजिए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। देखिए, अगर मैंने ऐसे रख दिया इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए दोनों का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है, ना ये इलेक्ट्रॉन ये इसे दे सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन पॉसिबल नहीं है। लेन देन पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ड्यूप्लेट का मतलब इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था फर्स्ट सेल में, वो पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोग ये भी देखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, नाइट्रोजन को भी फायदा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खुद का 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग किया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स
हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के पीछे बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया और बॉन्ड बनने के बाद अमोनिया, इसे अमोनिया कहा जाता है NH3 को, है ना, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है सर, ये तो समझ में आता है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहता है। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और इसे बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। लेकिन ये चीज क्या है सर, इसे कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहा जाता है? लोन पेयर। मतलब बॉन्डिंग बनने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, इसे ही कहा जाता है लोन पेयर। यानी अमोनिया एक ऐसा स्पीसीज है जिसके पास अपना एक लोन पेयर है। ठीक, अब देखिए, जिसके पास भी लोन पेयर है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर किसी को देने की स्थिति में होता है। वो चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। डोनेट का मतलब होता है किसी को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना और उसके साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, अब इसके बगल में मैंने एक स्पीसीज लेके आया है H+, हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1+, उसके पास मतलब इसके पास मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। H+ कहने का मतलब है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि H+ 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। मतलब इसका एक भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जो था वो भी इसे कोई छीन लिया बेचारे से और ये बन गया H+। ये इसके पास अमोनिया के पास आ गया कि मेरा कुछ हेल्प कर दो, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए, नॉर्मली शेयरिंग क्या होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। लेकिन यहां पे इस H+ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, एकदम गरीब। इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहा जाता है। सबसे गरीब स्पीसीज केमिस्ट्री का H+ है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। और ये रहा इलेक्ट्रॉन रिच, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच, धनी, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन से गरीब। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन तो उसको दे नहीं सकता है, ठीक है, और ये भी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ट्रांसफर कर दिया तो इसका ऑक्टेट तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑक्टेट में शामिल वाला इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन देने लायक कुछ नहीं है, यानी कि यहां पे ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है और शेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन रहे तब तो वे शेयरिंग करे, है ना। तो ये इस केस में एक नया टाइप का बॉन्ड बनता है जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करता होता क्या है, देखिए, नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर देगा। डोनेट करने का मतलब आप ये नहीं सोचिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अगर ये दे तो उसको ट्रांसफर कहा जाएगा, डोनेशन नहीं। डोनेशन का मतलब अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवा लिया। मतलब शेयरिंग नॉर्मली क्या होता है, एक ये दिया, शेयरिंग हो गया। लेकिन यहां पर दोनों एक ही एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है और एक एटम कुछ भी नहीं दे रहा है। इसको शेयरिंग नहीं बोल सकते हैं, इसे डोनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोनेशन। तो अपना अमोनिया ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया, किसे? H+ को, और जब डोनेट कर दिया तो एक एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और यही बॉन्ड कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से बनता है ना। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बता रहा हूं। बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने जनरलाइज्ड वे में थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना। ज्यादा नहीं, बस बेसिक नॉलेज आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं था। ये तो मैंने जस्ट आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताया ताकि आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में थोड़ा मदद मिले। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल आपको लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बहुत फेवरेट एग्जांपल है K4FeCN6। ठीक है, इस कंपाउंड के बारे में बेसिक अभी आपको मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं वो सारा टर्म्स इस एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो Fe है ना, ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको ब्रैकेट देखना मस्ट है। ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी कुछ स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। सभी स्पीसीज के बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला चीज जो प्रेजेंट होगा वो एक मेटल होगा, इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन, या सिंपली आप सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं, सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक, इसके बाद जो भी चीज प्रेजेंट है, ये सेंट्रल मेटल एटम एकदम फर्स्ट में ब्रैकेट स्टार्ट होने के जस्ट बाद आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी चीज यहां दिखाई देगा इसे कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। इसे लिगेंड कहा जाता है। अब ये लिगेंड क्या है मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा, इधर सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए
इसके बाद ये जो नंबर होता है 6, इस नंबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, 3 चीज आपको दिख गया। चौथा चीज है वो है ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। और ये जो K4 वाला पार्ट है इसको कहा जाता है काउंटर आयन। क्या कहा जाता है? काउंटर आयन, या इसे आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये 5 चीज आपको विजिबल दिखाई देंगे, है ना? 1 2 3 4 5 विजिबल, जो आपको दिख रहा है। 2 और भी चीजें हैं जो आपको यहां शायद दिख नहीं रहा है, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इन 5 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज काउंटर आयन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में आगे आपको ये टर्म्स बहुत बार मिलेंगे, खास करके सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तीनों तो कुछ ज्यादा ही। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज है वो है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। इन दोनों को आपस में समझने का कोशिश कीजिएगा। एक के बिना दूसरे को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल मेटल एटम तभी डिफाइन होगा जब लिगेंड डिफाइन होगा, और लिगेंड तभी डिफाइन होगा जब सेंट्रल मेटल एटम डिफाइन होगा। मतलब दोनों का मतलब जीने मरने का रिश्ता है, सिंपल। दोनों एक दूसरे के बिना डिफाइन नहीं हो सकते, इसलिए दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिगेंड जो चीज होते हैं वो होते क्या, पहले मैं लिगेंड समझा देता हूं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम समझाऊंगा। हालांकि मैंने लिखा सेंट्रल मेटल एटम पहले है, लेकिन पहले समझाऊंगा लिगेंड। लिगेंड जो चीज होते हैं वो या तो होते हैं न्यूट्रल या तो होते हैं आयनिक। क्या होते हैं? न्यूट्रल या तो फिर आयनिक। जैसे अमोनिया NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, ठीक है, CO न्यूट्रल है। और आयनिक होंगे जैसे कि CN-, Cl-, Br-, OH-, ETC। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दूंगा एग्जांपल। ठीक है, लिगेंड का पहचान ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जैसे लोन पेयर रहे या फिर इसके पास नेगेटिव चार्ज रहे। ठीक है, न्यूट्रल रहेगा तो लोन पेयर रहेगा, आयनिक रहेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। और आपने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने आपको बेसिक बताया था, उसमें क्या बताया था कि जिस चीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन से धनी, वो बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब कोई रिच होता है तो वो गरीब को ढूंढ के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हालांकि जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि जिस चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो ढूंढता है कि अगर कोई ऐसा स्पीसीज उसको दिख गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर देगा। उसके अंदर ये दिल होता है न्यूट्रल स्पीसीज या फिर आयनिक स्पीसीज के अंदर कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करने का कोशिश करता है। उसी स्पीसीज को कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। जो आपने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले जिसे आपने कहा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वही कहलाएगा आपका लिगेंड। और इसे एक और चीज भी कहा जाता है, अगर आपने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है आप लोग जानते होंगे लुईस बेस। लुईस बेस, लिगेंड लुईस बेस ही होता है, ध्यान रखिएगा। लिगेंड क्या होता है? लुईस बेस या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब देखिए एक चीज का कितना नाम हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी बोल सकते हैं, लुईस बेस भी बोल सकते हैं और लिगेंड भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उसे लिगेंड कहा जाता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? लिगेंड। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। अब सवाल है कि डोनेट किसे करेगा? ठीक है, तो जनरली ये डोनेट करता है किसी मेटल एटम को। किसे करता है? मेटल एटम को, मेटल के एटम को। और जिस मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है उसे ही कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, धातु को डोनेट करता है, ऐसा धातु को डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो देखिए Fe है इलेक्ट्रॉन लेने वाला और Cn- है इलेक्ट्रॉन देने वाला। देने वाले को कहते हैं लिगेंड और लेने वाले को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो Fe यानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम ऐसे मेटल एटम होते हैं जो कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, रखने का काम करते हैं, उसे ही सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, अगर आपने DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये इस चीज का जिक्र होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप जनरलाइज में कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वही सेंट्रल मेटल एटम जनरली आपको दिखाई देंगे। अब सवाल आता होगा कि ऐसा क्या खास बात है सर डी ट्रांजिशन एलिमेंट में जो कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर रखना चाहता है वो, है ना? तो इसका खास बात हालांकि आपको DNF ब्लॉक चैप्टर में बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज्ड में बता देता हूं।
ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके पास काफी मात्रा में बॉक्स होते हैं खाली, है ना, मतलब उसके पास काफी मात्रा में ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, ताकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर कोई किसी को डोनेट करे तो वो आराम से उसे रख पाए। देखिए मैं आपको ऐसा समझाता हूं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, और आपको अचानक से कोई आपको बहुत पैसा दे रहा है और आप अपने साथ हाथ में कुछ लेके नहीं गए हैं, कोई बैग या कोई बॉक्स लेके नहीं गए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे को ही रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास से जो पैसा आएगा हाथ में आएगा। लेकिन अगर आप मार्केट जाते समय 2 बॉक्स को साथ में लेके गए और अचानक से आपको बहुत कोई पैसे दे देता है, तो सारे पैसों को आप बॉक्स में रख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास खाली बॉक्स था, इसीलिए आपने रख लिया। तो सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके पास काफी मात्रा में खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो उसे वो रख पाए। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, Fe है 26। आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Fe का जानते होंगे तो होता है Ar18 4s2 3d6, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका डीएनए ब्लॉक चैप्टर में आपने को ने पढ़ा होगा, है ना। और आपको पता होगा कि जहां चौथा सेल होता है उसके पास S सब सेल भी होता है, P सब सेल भी होता है, D सब सेल भी होता है, F सब सेल भी होता है, भले सभी का सभी खाली होता है। अगर आप बोलिए चौथा सेल में S सब सेल भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F भी होता है, भले सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो आप देखा जाए तो अकेले आयरन के पास आप देख रहे होंगे, है ना, आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, पूरा p ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल्स भी खाली है, f ऑर्बिटल्स भी खाली है। इसमें 7 बॉक्स होते हैं, इसमें 5 बॉक्स होते हैं, इसमें 3 बॉक्स। देख रहे हैं इसके पास कितने बॉक्स है ना, इतने सारे बॉक्स होते हैं, इतने सारे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। बॉक्स को केमिस्ट्री में ऑर्बिटल कहा जाता है। इतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं ताकि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहे तो ये आराम से बोले, दे भाई, मैं तो रखने की कैपेसिटी में हूं, मैं आराम से इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं। तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेता है ना। यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ या नहीं हुआ, बताइए। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, लिगेंड सेंट्रल एटम को जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था, इन दोनों के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनते हैं, उनकी संख्या को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप देख रहे होंगे कि 6 CN आयरन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, इसलिए 6 को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखिए मैंने एक साथ आपको तीनों को डिफाइन कर दिया। अब एक एक करके सारे डेफिनेशंस को मैं पढ़ देता हूं। देखिए, द मेटल एटम आयन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। एग्जाम्पल Fe, Ni, Cu, CO, etc. जनरली दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब आ जाइए लिगेंड। लिगेंड क्या है, द न्यूट्रल और आयनिक स्पीसीज विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड लिगेंड। वो न्यूट्रल या आयनिक स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है उसे लिगेंड कहा जाता है। उसमें कौन कौन आता है, NH3, H2O, Cl-, Cn-, NO2, etc. ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन और एंड लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको तीनों चीज एक साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीज तो आसान है, बहुत जल्दी से कंप्लीट होगा। अब देखिए, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, है ना, दोनों को हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। मैंने आपको कहा भी था, स्क्वायर ब्रैकेट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और यही स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को बंद करके रखा जाता है, उसी स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू इट आर इंक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आ गया समझ में आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसे कहा जाता है, ठीक। अब आप देखिए, बोलेगा सर ये K4 क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में 4- चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये 4- को न्यूट्रल करने के लिए 4 पॉजिटिव का जरूरत पड़ता है। पोटेशियम के पास खुद का चार्ज होता है +1, है ना, तो उसको वो 4 चाहिए आपको, क्योंकि 4 नेगेटिव को न्यूट्रल 4 पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए मैंने K4 लगा दिया ताकि इस 4- को यहां से न्यूट्रल कर दिया जाए। तो इसी K4 को कहा जाएगा काउंटर आयन। क्या बोला जाता है, काउंटर आयन, या फिर इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर।
इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दूंगा, है ना। अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है तो एक ऐसा आयन जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करे, उसको काउंटर बैलेंस करने का काम करे, इसे ही कहा जाता है काउंटर आयन। इसलिए इसका नाम ही है काउंटर आयन, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस करता है। क्लियर है? देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, द आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। जो आयनाइजेबल ग्रुप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है उसे ही काउंटर आयन कहते हैं। हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना चीज जो है आपको लिख सकते हैं। हालांकि आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ों को आप डिफाइन कर लीजिए, खास करके इन सभी चीज़ों को आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे का जो चीज़ और मैं बताने वाला हूँ इसके लिए आपको अलग से मैं कुछ फिगर बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पांचों चीज़ को यहाँ दिखा भी दिया। एंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये क्या है देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। Fe होता है बीच में, इसके पास कितने Cn माइनस है, 6 Cn माइनस है। तो Cn माइनस इसके साथ ऐसे जुड़े होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। Cn 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 Cn, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। इस Fe के इर्द गिर्द 6 Cn माइनस प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस तरह से अरेंज होते हैं ये देखिए, एक खास तरह का अरेंजमेंट प्रेजेंट बनाया हुआ है। एक बात जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि Cn अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आया और सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नहीं। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है तो एक खास तरह का अरेंजमेंट के साथ आता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाना है तो एक खास तरह का अरेंजमेंट होता है सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में। उसी अरेंजमेंट को, उसी स्पेशियल अरेंजमेंट को, यहां पर एक टर्म है स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अरेंजमेंट को स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं। उसी स्पेशियल अरेंजमेंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये जो आपको इस अरेंजमेंट दिख रहा है, इस अरेंजमेंट को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल। और इसके ऊपर कितने चार्ज हैं? 4 माइनस चार्ज है। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए K4 चाहिए। अगर आप यहाँ पे K4 लिख देंगे तो ये 4 माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, जो कि इस केस में क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अगर आपने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा। देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इस केस में तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और क्या क्या हो सकता है देखिए। इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 नजर आएगा या तो 6 नजर आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या तो क्या नजर आएगा? 4 या तो 6, ठीक है। मैक्सिमम केस में, किसी किसी केस में 5 भी होता है, लेकिन जनरल एग्जांपल में आपको 4 या तो 6 नजर आएगा। मतलब क्या क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए 4 में एक अरेंजमेंट आपका बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने बॉन्डिंग चैप्टर में इसका नाम भी सुना होगा। इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये 3 डायमेंशनल होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल कहलाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक पॉसिबिलिटी ये है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक और पॉसिबिलिटी भी है ना, कि लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ ऐसे अरेंज हो, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला जाता है? स्क्वायर प्लेनर। और 6 में अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो है ऑक्टाहेड्रल का। किसका? ऑक्टाहेड्रल का। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आप जब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल को डिफाइन करेंगे तो उसके नीचे में आप ये तीनों डायग्राम बना दीजिएगा। मतलब ये 3 तरह के स्पेशल अरेंजमेंट हो सकते हैं। पूरे चैप्टर का बात कर रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल। हालांकि इस केस में जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन चांसेस यानी कि पॉसिबिलिटीज इन तीनों के बनते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ भी रहा होगा शायद कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर प्लेनर करेंगे कि टेट्राहेड्रल करेंगे? ये मैं आपको बॉन्डिंग, जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहाँ पे एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कब टेट्राहेड्रल होगा, कब उसका स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपको इसको समझना है, ठीक। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल क्या है। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल लिखकर जब डेफिनेशन लिखिएगा तो इस चीज को आप डायग्राम को जरूर से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि इसका जरूरत अभी मुझे एक चीज और समझाना है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए मुझे इसको मिटाना भी पड़ेगा, ठीक है।
देखिए अब आता है आपका व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये लास्ट टर्म है, इस चीज़ को समझ लेना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस सेंट्रल एटम पर कुछ चार्ज भी प्रेजेंट होता है, और अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो उसे मैं बार बार सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्यों कह रहा हूँ। आयन कहने के पीछे इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अब आपको मन में आ रहा होगा सर ये कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है। जो चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसे ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है, देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले अब आपको पता होगा कि K4FeCN6 ये जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितने चार्ज प्रेजेंट हैं तो आपको इसको तोड़ने आ गया है, और आप बोल सकते हैं कि सर आप ऐसे तोड़ते हैं 4K+ और FeCN6 4-, यानी कि इसकी ब्रैकेट के ऊपर कितने चार्ज हैं, 4- चार्ज हैं, FeCN6 4-। अब इसके ऊपर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, देखिए निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं अलग मेथड यूज करूंगा, लेकिन जिस तरह से डेफिनेशन लिखा हुआ है उस तरह से मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। बाद में हालांकि निकालने का बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन लिखा हुआ है एटलीस्ट उसको समझने के लिए मैं निकाल कैसे रहा हूं या ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट है। तो कितने चार्ज प्रेजेंट है, 4-। अब इसका चार्ज कैसे निकाला जाता है, देखिए है ना, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है तो इससे मैं क्या मान लेता हूं, X प्लस, है ना, लिगेंड के ऊपर जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे, है ना, उसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो आपको पता शायद होगा कि Cn के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, -1। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है Cn-, इसके ऊपर -1 चार्ज होते हैं, और टोटल ये हैं कितने, 6। तो क्या लिखेंगे, 6 × -1 बराबर टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितने प्रेजेंट है, तो 4-, इसलिए मैं लिख देता हूँ -4। तो x + 6 × -1 = -4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x - 6 बराबर -4। तो x = आएगा -4 + 6 यानी कि +2, एंड दैट +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑक्सीडेशन, अब इसको पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया है। क्या है, द चार्ज कैरीड बाई सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का जो चार्ज होता है वो विच इज कैलकुलेटेड, जो कैसे कैलकुलेट होता है, बाय इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बराबर करना, इक्वेट करना, इक्वल करना, बाय इक्वेटिंग सम ऑफ चार्जेस ऑन सेंट्रल एटम, सम ऑफ चार्जेस ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का जो चार्ज होगा वो, एंड लिगेंड, लिगेंड के चार्ज को, है ना, इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब सेंट्रल एटम और लिगेंड के चार्ज का जो सम होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के टोटल चार्ज के बराबर इक्वेट करने के बाद जो सेंट्रल एटम का जो चार्ज आता है उसी चार्ज को कहा जाता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से मैं पढ़ देता हूं, सेंट्रल एटम का जो चार्ज होता है और लिगेंड का जो चार्ज होता है, इनके चार्ज को जोड़ दें और टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के साथ इसको इक्वेट कर दें, तब जो सेंट्रल एटम का जो चार्ज आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद उसे ही कहा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो आप इतना लंबा मेथड नहीं यूज़ कीजिएगा कि पहले इसको तोड़ेंगे फिर निकालेंगे। निकालने के लिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाने के लिए इतना किया। अगर आपको कोई पूछे कि K4FeCN6 में K4Fe का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है तो आप कैसे कीजिएगा, आप कोई ब्रैकेट तोड़ने का जरूरत नहीं है। आपको पता है पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1। तो क्या लिखेंगे, 4 × 1 प्लस, जिसको निकालना इसको x मान लीजिए, प्लस 6 × Cn का चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल टू। अब आप देखिए अगर आपने K4 को काउंट कर दिया है तो क्या आपको कोई और चार्ज यहां दिख रहा है, नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज कितना है, 0। तो बराबर क्या लिख देंगे, 0। देखिए अगर आप इस K4 को हटाए तब ना 4- आया, लेकिन अगर आप K4 को इंक्लूड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। अब आप यहां से x को निकाल देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 - 6 बराबर -2, उधर जाएगा बराबर के तो क्या आएगा, +2 आया कि नहीं। तो आपको इसको ब्रैकेट को तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट डेफिनेशन को समझाने के लिए इतना कुछ किया था। पहले ब्रैकेट तोड़ा फिर उसको इक्वेट किया तब निकला, ठीक है, ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ।
मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इतनी ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मैंने टोटल चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन और ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इसी अरेंजमेंट को कहते हैं जो कि सिर्फ 3 ही पॉसिबल है इस चैप्टर में, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। बस ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। उस होमवर्क में आपको जैसे इन चीज़ों को मैंने जैसे दिखाया है, उन चीज़ों को आप उस 6 चीज़ को, जो मैंने आपको 6 चीज़ दिखाया, उन 6 चीज़ों को, सॉरी 7 टर्म्स जो आप लोग को मैंने बताया, उन 7 टर्म्स को इस, जैसे मैंने इधर साइड बनाया था, आपको इस एग्जाम्पल के लिए ये काम करना है। ठीक है, मैं एक अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेकंड एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये आपका होमवर्क है। उस सेकंड एग्जाम्पल में आपको इन 7 टर्म्स को दिखाना है। ठीक है, देखिए यही आपको होमवर्क है। CONH3 Cl3, ये इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम, लीगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन और ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ये इसमें आप दिखाइएगा और बढ़िया से, है ना, कोई चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको स्टार्ट करूँगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।